अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। तसलसल के साथ जो आपको बात बताने की कोशिश की जा रही है वो जारी रहेगी, सिवाय इसके कि मैं शुरू में एक लाइन में आपको ये बता दूं कि वो पंजाबी चैनल हंगारा, जिसका लिंक हमने इसी प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरा चैनल जल्दी ऑनलाइन और फ़ाल हो सके प्रॉपर, और पंजाबी वाले प्रोग्राम टोटली उधर शिफ्ट हो जाएं और ये उर्दू प्रोग्रामों के लिए रह जाए। इसके बाद बात हम कर रहे थे आतिफ मियाँ जो गुफ्तगू में बताते थे कि मुख्तलिफ पॉडकास्ट में, उसमें से ख़ास तौर पर दो ऐसी पॉडकास्ट्स थी जिनको मैंने आम फहम तौर पर आम आदमी के लिए, उसके लिए कि वो भी समझ जाए कि क्या बात चल रही है, ट्रांसलेट करना शुरू किया हुआ था। एक वजाहत अर्ज़ कर दूं कि ये मैं कोई किताब की ट्रांसलेशन तो कर नहीं रहा कि उधर से एक लाइन पढ़ी फिर उसका जो तर्जुमा है वो करके अगली उर्दू में वो उसका वर्जन छाप दिया। ये नहीं हो रहा, बात की ट्रांसलेशन हो रही है और ये ज़्यादातर मफहूम बेस्ड चलेगी। एक एहतियात के साथ कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो ना कहीं उनकी तरफ, बेचारों की तरफ मंसूब हो जाए। वो नहीं करेंगे, उनकी बात बताएंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा और जब वो कहा तो उसके क्या क्या आगे मफाहिम सामने आते हैं, उससे एक ग्रेटर पिक्चर में बात समझ में आ जाए। उन्होंने इकोनॉमी के उसूलों के ऊपर स्ट्रेस किया, जोर दिया कि इकोनॉमिक्स के कुछ साइंटिफिक उसूल होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है हर मुल्क की इकोनॉमी को। अच्छा, पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। पाकिस्तान अगर उसमें उन उसूलों को फॉलो नहीं करेगा तो वो रिजल्ट्स नहीं ले सकेगा। कोई मुल्क, यहां पाकिस्तान भी अगर हटा दें, आप कहें कोई मुल्क भी अगर उन साइंटिफिक इकोनॉमी के उसूलों को फॉलो नहीं करेगा वो रिजल्ट्स नहीं ले सकेगा। उसके लिए फिर उन्होंने उन ब्लंडर्स की तरफ इशारा किया। इशारा क्या किया? खोल खोल के बताए कि ये ब्लंडर्स हैं जो आप जब कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके आमतुन नास को तो पता नहीं होता कि आपने क्या किया है, और जो ये ब्लंडर्स कर रहे होते हैं वो ये समझते हैं कि फॉर ए गुड टाइम, काफी वक्त तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलना, तो जब तक पता चलेगा उस वक्त तक हम तो अपनी बारी ले चुके होंगे, और फिर अगली बारी वाले आएंगे वो उसी तरह का झूठ उससे भी बड़े लेवल पर बोलेंगे, उसी तरह उनके पीछे भी आवे ही आवे वाला हुजूम होगा। ये आवे ही आवे वाले जो हैं वो तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों तरफ होते हैं ना, तो वो आवे ही आवे वाले जो हैं उनकी जड़ें काटी जा रही हैं, उनको ज़ोंबी बनाया जा रहा होगा, उनके वसाइल बिल्कुल ख़त्म किए जा रहे हैं और उनका फ्यूचर सारे का सारा गिरवी रख दिया गया है। ये जो पीस ऑफ लैंड है इतना बड़ा, उस पर आबाद इंसानों का मुस्तकबिल स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए तारीक किया गया है, उनकी फ्यूचरिस्टिक मौत वाक़या होने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा होता है, और जिनके लिए ये हो रहा है उनको कुछ पता नहीं है, और जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में एक ही खाता है कि उन लोगों के लिए कुछ शिप, कुछ जहाज़ पहले से तैयार खड़े होते हैं, वो लास्ट मोमेंट पे उनको और उनके करीबियों को उठा के ले जाते हैं। पीछे जो हैं वो एक ह्यूमन क्लैमिटी, एक इंसानी अलमिया बच जाता है, जिसके रिपरकशंस, जिसकी बारीकियां और जिसकी तफासील बहुत घिनौनी, बहुत जालमाना और बहुत तकलीफ देह होती हैं। और आतिफ मियाँ जब जब बात करते हैं तो वो कहते हैं मैं तो उस ह्यूमन डायलेमा, उस ह्यूमन
अलमिए की, बल्कि इस दफा तो ट्रेलेमा की बात कर रहे थे, और उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि जिनको दिलचस्पी है वो इस ट्रेलेमा का जो फिनोमेना है उसको पढ़ लें जाके। अब ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं जिनको डिसाइफर करना, जिनको खोलना जो है वो तो एक काम है इस प्रोग्राम में, लेकिन आम आदमियों के लिए उसको क्रॉस मैच करके उसको ऐसे चिमटी से पकड़ पकड़ के दिखा के ए भी हो गया, जे ए भी हो गया, इंज भी होना है, इंज भी होना है, ये सारी बातें बताने के लिए ये डोल डाला जाता है। अब कितनों को इस डोल में दिलचस्पी है, कितनों को नहीं है, इससे मेरा ख्याल है मैं मावरा होके ही सोचूं तो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि बात कर दी है, बात में झूठ ना बोलें, बात में कोई बदनीति शामिल ना कर लें, बात के अंदर कोई बुग़्ज़ और कीना ना रखें, लेकिन उसके बाद अहवाले वाकई जो है उसके ऊपर बात करना, यही तो है लिखने और पढ़ने और सोचने और बोलने वाले लोगों का काम। वो सिर्फ एक, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, अपने अंदर में कंघी फेर कर चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें जो है वो मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं छुपी हुई, उसके बाद जो बात समझ में आती है वो पेश की जाती है। एक उसमें से फैक्टर जो उन्होंने शिद्दत से जिसका इजहार किया वो ये था कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो तो ना होने के बराबर है, उस चीज के साथ कंपेयर करते हुए कि जो आपने सोवरेन गारंटी करके मुल्क की गारंटी दे के कर्ज उठा लिया हुआ है, उस कर्ज के ऊपर आपको, कर्ज भी आपने डॉलर्स में लिया हुआ है, उसके ऊपर आपको सूद भी डॉलर्स में पड़ रहा है, और आपकी ट्रेड भी जो है डॉलर्स में है, आपकी सारी लेन देन जो है वो फॉरेन करेंसी में हो रहा है। फॉरेन करेंसी का लेन देन करते हुए आप एक सूरत में तो बच सकते थे कि आपने लिया भी बहुत कुछ हो, लेकिन फिर आप दुनिया में दे भी बहुत कुछ रहे हो, आपके मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उनमें वैल्यू ऐड करके उनकी बेहतरी, यानी चावल है तो उसको टोटे की बजाय अच्छी किस्म का जो है वो बना के आपने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास जो जो फसलें अवेलेबल हैं उनको बेहतर तरीके पे अच्छी पैकिंग के साथ और अच्छी साफ़ सुथरी क्वालिटी के साथ दुनिया की मार्केट्स में आपका माल जा रहा है, आपका दूध है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स की दीगर किस्में हैं, फिर आपके पास जो है वो गोश्त है, वो आप इसमें जो पैकिंग की सूरत में दुनिया भर में दे रहे हैं, हलाल गोश्त भी जो आप अवेलेबल है आपके पास, चिकन भी, तो इस सूरत में तो मान लिया कि कुछ आपकी तरफ से भी जा रहा है। मेन चीज एक जो है, मसलन टेक्सटाइल पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जाया करती थी किसी जमाने में, टेक्सटाइल का भट्ठा बैठ गया। अब ये यहां से आतिफ मियां नहीं है, यहां से वो बता रहे हैं कि कैसे हुआ ये सारा कुछ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की अच्छी खासी एक्सपोर्टर थी, वो चीजें एक्सपोर्ट करती थी, उनकी बेड क्लॉथ भी जाते थे, उनमें बच्चों के गारमेंट्स भी जाते थे, मतलब तौलिए जाते, पता नहीं क्या क्या कुछ। वजह यह है कि कपास आपकी अपनी थी, ग्रेटर और बड़े इलाकों में कपास काश्त होती थी, वहीं से उसका बनोला अलग करके वो बनोले वाली मिलें जो है वो उस आयल के ऊपर पलती थी, खाल और बनोले वाली, और फिर रुई अलग करके, तो रुई जो है वो अपने ही सूतर बनाने के लिए चली जाती थी, धागा बनता था, धागे पे फैसलाबाद की सूतर मंडी जो है वो कहीं की कहीं पहुंची हुई थी। इतने लेवल थे, आम मतलब फोटाबाज या व्याड़ी या हरुनाबाद या जिधर जिधर भी जो भी कपास का काश्तकार था वो सौखा था, उसकी काश्त उसने आगे वहाँ बनोले वाली मिलों को वहीं दे दी, छोटी फैक्ट्रियां थी, उससे वो उनका काम चल रहा था। फिर रुई आगे चली गई, धागा बन गया, तो वो धागे वाली मिलें चल पड़ी, उससे आगे मतलब ये एक पूरी चेन थी। फिर वहीं पे कोनूर और दीगर और पता नहीं कौन कौन सी इतनी टेक्सटाइल मिलें वो इंतहाई कामयाबी के साथ काम कर रही थी।
उनके काम करते करते आपने देखा कि जब वो बढ़ता गया उनका मटेरियल, तो एक पूरी चेन डेवलप हुई जिसने रोजगार दिए, जिसने, और आखिर पे वो चीज़ें जब एक्सपोर्ट होती थी तो वो भी उसी डॉलर्स में आपको वो रेमिटेंस देती थी जो आपने पैसे देने होते थे उसमें से कमी कर देती थी। जे 500 देना है तो 400 लेना भी है, और जो बच जाने वाले मुल्क हैं उन्होंने अगर 500 देना होता है तो 1500 लेना होता है उन्होंने। ये फिनोमेना आपका डैमेज हुआ, बर्बाद हुआ। उसके साथ सपोर्ट किसको किया गया? सिस्टमैटिक तरीके पे गन्ना उसको आगे ला के फिर वो शुगर मिले और शुगर माफिया, वो माफिया डेवलप हुआ, उसने जहाज खरीद लिए, वो उनके टॉर बन गए, उन्होंने सियासी पार्टियों को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया और खुद सियासी पार्टियां भी उसी गन्ने की मिल में और शुगर में ही चली गई ना, उसी प्रोडक्शन में। और जितनी शुगर मिलें पाकिस्तान में बड़ी हैं उसी हिसाब से आपका टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो साथ साथ उसका पट्टा भी बैठा है, उसको दोबारा उठाने के लिए कोशिश नहीं की गई है। और उनको फिर वो जो आपका टैक्स और उनसे रेवेन्यू के ऊपर लेना, गवर्नमेंट का खराज लेना, वो प्रोसेस जो है वो उस तबके पर ज्यादा डाल दिया गया जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा था, उस तबके पर नहीं डाला गया जो पैसे को एक पार्किंग मनी के यानी प्लाटों की सूरत में इकट्ठा कर रहा था। फिर कहते हैं कि जी वो फॉरेन रेमिटेंस, एक उसमें उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि आप उस रेमिटेंस को जो बाहर से बैठे हुए लोग अपने माँ बाप को, अजीजों अकारब को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को भेजते हैं, उनको जो पैसे भेजते हैं आप उसको फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं और दिखाते यूं हैं कि जी इतनी रेमिटेंसेज आ रही हैं। हालांकि जो इस तरह की जो रेमिटेंस थी वो तो वो बनती थी कि जैसे आपके पाकिस्तान में बैठ के किसी ने आईटी के शोबे में काम किया, किसी ने वीडियो एडिटिंग का किया, कोई भी सर्विसेज दी, आपका ह्यूमन जो फाइबर था, ह्यूमन स्टफ जो था, उसको सहूलतें अवेलेबल थी, उसने वहीं बैठे बैठे जहां उनको रुपयों में यानी 2000, 10,000, 20,000 रुपये में किराए की जगह मिली, रुपये में ही उन्होंने बिल दे लिए, रुपये में उन्होंने कंप्यूटर अपने लेके रख लिए और रुपयों में ही उन्होंने पाकिस्तानी रुपये में ही लोगों को हायर करके काम लेना शुरू कर दिया। वो जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइडिंग छोटे छोटे यूनिट एक दफा लगने शुरू हुए थे, कोई अमेरिका के सबलेट हुए हैं उनको काम के जी आपने फ़ोन कॉल्स करनी है, वो कॉल सेंटर होते थे। कईयों ने आपको जो है वो वेबसाइट्स जो है उनकी रिपेयर का काम है, किसी ने नई ऐप्स बना के देनी है, किसी ने बनी हुई ऐप्स को रिपेयर करना है। ये लड़के वहीं से पढ़ के वहाँ काम कर रहे थे और उसके नतीजे में एक रेवेन्यू उनको जो आता था वो रेमिटेंस थी जिसका कोई मतलब था। वो वाला तबका और वो वाले लोग, उन सारों के लिए हालात इस तरह के कर दिए गए कि वो वहां से छोड़ के जाएं। तो जो पीछे बचते हैं उन्होंने करना क्या है? प्लाट और प्रॉपर्टी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जिस तरह के आप चंद कंपनियों में अचानक पैसा डाल के तो उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज की जो नंबरिंग है उसकी नंबर गेम के में लोगों को उलझा लेते हैं कि देखो जी स्टॉक एक्सचेंज कितने चला गया, लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू है, उसकी ऐसी वैल्यू कि जिसके ऊपर मुल्क और मुल्क के लोग खड़े होते हैं, वो कहीं नहीं है। उसके लिए फिर एक टर्म एक दफा आतिफ मियां ने इस्तेमाल की थी। उन्होंने कहा था कि मुआश का मुआशरे और मुआशरत से बहुत ताल्लुक होता है। अगर आपकी मुआशरत ठीक नहीं है, अगर आप मुआशरा बिगाड़ चुके हैं और वो जो आपके सोशल इंडिकेटर्स हैं वो सारे डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अपवर्ड्स नहीं जा सकते। इनका उन्होंने कहा कि आपस में जोड़ है मुआश का और मुआशरे का। अच्छा, तो अब वो जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो जो सोशल एथिक्स हैं, वो जो सोशल एनवायरनमेंट है जिसमें लोगों ने बैठ के काम करना है, सोचना है,
प्लान करना है, इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके उसके ऊपर बैठे रहना है और मेहनत करनी है। वो मुआशरा तो आपने उस तरह सोशल रखा नहीं। वहां पर तो कोई और भी आके आपकी फैक्ट्री में जो काम कर रहा था, ये जो राणा वो जो श्रीलंका का मैनेजर, उसको आपने आग लगा के उसकी जो है वो अर्थी राख वापस भेजी। तो आपके अपनों जो है वो कितने सिक्योर हैं? ये मतलब एक कॉम्प्लेक्स शक्ल इख्तियार कर जाती है ना जब आपके बिगड़ी हुई सूरत हालात, तो वो फिर आपके नारेबाजियों और आपके आवे आवे से, आपके लीडरों के करिश्मा से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर नहीं जाते। जो मर्जी कर लें वो फिर नहीं जाते। और ये वाकया हुआ पाकिस्तान के साथ। अब जब ये सारा कुछ हो चुका है तो अब डे टू डे सोवरेन गारंटी के साथ कर्ज लेने की जो रफ्तार है वो हजारों गुना ज्यादा हो चुकी है। कर्ज उस हद तक जा चुका है कि अब हर दफा मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और वो जो टर्में आपको सुनाई जाती हैं, रोल ओवर कह देने से आपकी जो तहकीर है उसमें कमी तो नहीं वाक़या हो जाती। खुदा दा ना जे इस बारी सानू छड़ दियो, इसका मतलब ये रोल ओवर का तर्जमा है। अच्छा, फिर सोवरेन गारंटी पे जो कर्ज लिए गए होते हैं उसमें अफराद तो उसके होते ही नहीं है जिम्मेदार, स्टेट है, रियासत है उसकी जिम्मेदार। अब जब रियासत की गारंटियां इन्वॉल्व हो जाएंगी तो दो इम्पैक्ट आएंगे। एक, जिस वक्त आप उनको अदायगी के काबिल नहीं रहते हैं तो इंटरनेशनली आपकी वो जो सोवरेन गारंटी जो आपने पहले दी थी, फिर आपको सोवरेन गारंटी पर भी कर्ज नहीं मिलता, जो कि अब सूरत हाल है। दूसरे नंबर पर वो जो आपके बाज इंतहाई क्रूशल किस्म के आपके होते हैं लेन देन, रियासत टू रियासत, एम्बेसियों के, दीगर हुकूमतों के आना जाना, और एक रख रखाव जो एक पूरी रियासत का होता है, वो सारा डैमेज हो जाता है। और फिर उसी रियासत के ताबे जो कौमी इदारे हैं उनकी हैसियत खत्म हो जाती है। जैसे PIA आपके सामने, PIA के पास असासों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन असासे किसके पास, मतलब वो कौमी एयरलाइन है तो वो रियासत की असासे एक तरह से समझेंगे। और उन असासों के होते सोते 10 अरब रुपए उसकी बोली लगा के मजाक कर दिया ना अगलों ने। और वैसे भी क्या 85 अरब की भी डिमांड हो रही है, जबकि उसकी अपनी जो बिल्डिंगें, उसके अपने दफातर, पता नहीं क्या क्या कुछ, वो विद इन पाकिस्तान भी इतनी ज्यादा कीमतों का है, और आउट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पता भी नहीं चला कब फलाना होटल, फलानी फलानी चीज किसने किसको खरीद दी होगी ना, वो सारी नीलामियां। तो ये सारी बेईमानियां करने वाले जो ग्रोह हैं ऊपर, बाय द एंड ऑफ द डे जब ये बेड़ा गर्क होता है, जहाज डूबता है, तो उस वक्त सिर्फ उसी अवामुन नास ने डूबना है जो उससे छलांग लगाने के भी काबिल नहीं है, जिनके पास कुछ और भी वो कश्तियां भी जो हैं, कश्तियों से पहले हवाई जहाजों और उसमें एयर एवैक्यूएशन के जरिए मतलब अगलों ने रेस्क्यू कर लिया होता है अपने अजीज अकारब को और अपने आप को। पिछले जो हैं वो गर्क होने के लिए बचते हैं। तो ये पिछले जो प्रोग्रामों में वो बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अब हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं। बताने ना बताने से फर्क नहीं पड़ता, बात तो यह है कि बात वहां तक पहुंच चुकी है। और जब पहुंच चुकी है और एहसास नहीं है, तो वो बाहर बैठ के जो लोग हैं वो नोहा करने और पीटने से जरा पहले वो एक एक बंदे को बता रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और इसी एहसास की वजह से वहां से आपका ह्यूमन कैपिटल भी फ्लाई कर रहा है। जो फाइनेंशियल कैपिटल था वो तो पहले ही लोग लेके जा चुके थे, और जो सचमुच काम करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी छोड़ चुके थे। और अब जो कहते हैं इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर जो है वो जो मांगता है, जिस तरह का इन्वेस्टर को सिक्योर एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए, वो है नहीं वहां पे। और जितनी कोशिशें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए की गई हैं, उसने उस
जालसाजी को कबूल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बड़ा इन्वेस्टर और बड़ी कंपनियां, बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के जो इदारे होते हैं, उनके अपने एडवाइजर जो हैं वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टरों से ज्यादा विजन रखने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं। वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल, इस तरह के सारे बिहेवियर्स को किसी रियासत के, किसी मुल्क के, और फिर उनके लेन देन और उनके दीगर मुआहदे जो हो चुके होते हैं वो उनकी फिंगर टिप्स पे होते हैं, वो उन्होंने सामने रखे होते हैं। उसकी बुनियाद पर वो नतीजा निकाल के अपनी कारपोरेशन, अपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को कहते हैं कि सर ए पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, पैसा ਤੁਹਾਡਾ, लेकिन हालत है। उस रियल हालत के होते हुए वहां कौन जाके इन्वेस्ट करेगा और क्यों करेगा? इस बुनियाद पर वहां इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली तो छोड़ें, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए माहौल नहीं है मुल्क में। और जिन तरीकों से वो हो सकता है वो तरीके भी उन्होंने बयान किए, वो साथ साथ बताएंगे भी अभी एक एक करके कि कहां टैक्स लगना चाहिए, कहां से टैक्स की छूट होनी चाहिए, क्या एहसास जो है वो अब पब्लिक में ओनरशिप का देना ज़रूरी है, और कहां कहां से उसको अब सख्ती से रोकना ज़रूरी है। पॉलिटिकल उठा पटक पे उन्होंने एक बात कर दी कि उन्होंने कहा कि आप वो जो बैठे हुए थे इकोनॉमिस्ट भी और इवन वो सैयद बाबर अली भी, उन्होंने कहा कि हमने तो वो काम नहीं करना, हमारी उस मामले में कोई हैसियत नहीं है, काम इसी पीपल पार्टी, इसी नून लीग, इसी इमरान खान ने करना है, इन्हीं पार्टियों ने और इसी सियासी सेटअप ने उस सिस्टम को चलाना है। लेकिन तय तो कर लें, सच तो बोल दें, बता तो दें। और दूसरी बात, एक जो उन्होंने मेन बात की थी वो एक जुमले की, वो कहते हैं ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ये दोनों का बहस तो आपने सुनी ली ना, कि कहते ये हैं कि सारे राइटर्स और दानिश्वर वक्फ हुए हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेसी डीरेल, और जबकि उस मुल्क में पाई ऑटोक्रेसी जाती है, यानी आमरीयत पाई जाती है। तो जो चीज पाई जाती है और जिसको आप उखाड़ नहीं सक रहे, तो आप एक दफा यही कहते हैं अच्छा आप ही चलते रहे, वो ऑटोक्रेसी पे चलने वाले मुल्क भी तो हैं, जैसे चाइना ऑटोक्रेसी पे चल रहा है, सऊदीया उसी पे आमरीयत पे चल रहा है, बादशाहत चल रही है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन वो इस बहस में पड़े बगैर वो अपने मुल्कों को इकोनॉमिकली आगे लेके चल पड़े हैं, और चलना चाहते हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज इस झूठ के ऊपर नहीं बनाते कि है तो ऑटोक्रेसी, दुनिया को डेमोक्रेसी दिखानी है। वो उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त ने ये कहा था कि ना पाकिस्तान में ऑटोक्रेसी है ना डेमोक्रेसी है, वहां पर सिर्फ हिपोक्रेसी है। तो जो प्योरली हिपोक्रेसी पे बुनियाद रख के सिस्टम चलाए जाते हैं, वो खुद सच बोलते नहीं है और दुनिया का सच सुनने की अहलियत नहीं रखते। तो सच की ट्रैफिक कमिंग एंड गोइंग दोनों रस्तों से बंद होती है। सच की आमदोरफ्त हिपोक्रेटिक सोसाइटीज और हिपोक्रेटिक स्टेट्स के जो सेटअप्स होते हैं उनमें वो नहीं चल रही होती, और झूठ की बुनियाद पर, जालसाजी की बुनियाद पर, गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जिस तरह की हुब्बुल वतनी कायम होती है, उस हुब्बुल वतनी का नेट रिजल्ट ये होता है कि एक साल में 10 लाख ब्रेन्स और काबिल अफराद जो हैं वो मुल्क छोड़ जाते हैं, अगले साल में पासपोर्ट बनने की रेशो उससे भी ज्यादा हो जाती है। ये सम टोटल है। इसके होते हुए इस सच्चाई को तस्लीम करके अगर बचाने और सतह आब से ऊपर सर रख के दोबारा उठने के कोई इम्कान तलाशना है तो देख लें, लेकिन वैसे हालात इसलिए नज़र नहीं आते कि एक ट्वीट किसी की कल परसों थी कि जो प्रोफेशनल बैगर्स होते हैं उन्होंने जो बाजू पे इस तरह गंदा सा जख्म बनाया होता है ना, जिसको देख देख के लोग उनके उसमें पैसे फेंकते जाते हैं,
वो उस जख्म को कभी ठीक नहीं होने देते, क्योंकि वो जख्म की गंदा होना और करी होना जो है, और उस पर तरस खा के पैसे फेंकना, वही तो उनकी आमदनी रह जाती है। तो ये जो इस वक्त बेगर्स नॉट चूजर वाले कहने वाली लीडरशिप है, ये कभी भी इन जख्मों को ठीक नहीं होने देगी, क्योंकि जो ही ये जख्म ठीक हुए तो वो फिर बाजू हरकत करना शुरू कर देगा। उसको कौन इस तरह उसके कशकोल में पैसे कोई नहीं फेंकेगा। तो ये जो कशकोल के साथ बाजू होता है, उसका जख्म डेलिबरेटली ठीक नहीं होने दिया जाता, जानबूझकर उसको कच्चा और गंदा और नंगा रखा जाता है, और उसको मजीद आगे आने वाले वक्तों में भी वैसा ही रखने में मेहनत की जाती है, क्योंकि वो जरिया आमदनी है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का जो नासूर की तरह रिश्ते हुए मसाइल हैं, और उसी शिद्दत से बर्बाद होती हुई मुआशरत है, उसके ऊपर बात करने के लिए, उसको संजीदगी से एड्रेस करने के लिए इसलिए दिलचस्पी नहीं है किसी को कि अगर वो ठीक हो गए तो फिर तो उसी तरह का आईनी बंदोबस्त और उसी तरह के आईनी इदारे और उसी तरह की हुकूमत और रियासत होगी जो अपना काम करती है और चलती बनती है। अब ट्रंप के ऊपर कोई थोड़ी सी बकबक तो नहीं की हुई थी उस सारी दुनिया में, लेकिन द मोमेंट के उसने उनके सिस्टम के मुताबिक जीत गया, कोई कुत्या नहीं हुई, कोई वहां पर तमाशा नहीं लगा, किसी ने याद नहीं दिलाया गया तो वही है। उन्होंने कहा भाई आपको लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, आपको इलेक्ट कर लिया, आप हैं, यू आर द इलेक्ट प्रेसिडेंट। और वो दूसरे जो हैं वो अपनी जॉब ढूंढेंगे, कोई अपना जो कर सकते हैं करेंगे। लेकिन यहां तो मैंने अर्ज किया ना कि शॉर्ट ऑफ इक्तदार कोई मुस्तकबिल ही नहीं है उनका, और कोई जिंदगी ही नहीं है। लेकिन अमलन और जो जो ज्यादा तकलीफ दे बात है वो ये है कि जिनकी जिंदगी में कहीं कहीं भी दूर दूर तक इक्तदार नहीं है, अब उनकी जिंदगी के डे टू डे इम्कानात बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। वो नब्ज़ें जो हैं वो अब बुझती चली जा रही हैं, और उन बुझती हुई नब्ज़ों के दौरानिए में कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ बिलो द डिग्निटी उतर के रह रहे हैं। तो इन हालात में सिर्फ एक सवाल है कि अगर तो पाकिस्तान में चलने वाली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ठीक हैं तो ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटियों के लिए $1 मिलियन क्वेश्चन है, और बहुत बड़ा थीसिस है, इसके ऊपर काम होना चाहिए ताकि बाकी करप्ट मुल्क और करप्ट मुआशरे जो हैं उनको कुछ थोड़ा हौसला मिले कि कोई गल नहीं, पाकिस्तान भी तो सर्वाइव कर गया सी। अच्छा, श्रीलंका नहीं कर सका, मगर पाकिस्तान जरूर करेगा। ये एक सवाल है। इसी सवाल पे आज की गुफ्तगू बंद करते हैं, और अगले प्रोग्राम में यहीं से शुरू करेंगे कि श्रीलंका क्यों सरवाइव ना कर सका और ज़रूर डिफ़ॉल्ट हुआ, और पाकिस्तान क्यों सरवाइव कर जाएगा ये सारा कुछ करके और कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बकौल उनके ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह के राज दुनिया में किसी और मुल्क में भी रखे हुए हैं पिन्हा और पोशीदा, या ये राज भी सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही मखसूस है? और अगर ऐसा है तो वो क्या, कौन सा खुदा है और कौन सी उसकी मशीयत है, क्या सिलसिला है, इस पे फिर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।